सेवियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बाबूराम आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है बच्चों रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आइए बच्चों कक्षा 10 के पहले यूनिट के पहले लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बेटा लोहे पर जंग लगना, दूध से दही का बनना। आप देखेंगे कि जब दूध से दही बनाते हैं तो दूध के जो गुण हैं बेटा, जो रासायनिक गुण हैं और जो दही के रासायनिक गुण हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर आप देखें कि पानी से बर्फ़ का बनना, तो पानी से बर्फ़ का बनना, पानी एक द्रव अवस्था होती है और जो बर्फ़ होती है वो कैसी होती है, ठोस अवस्था। तो वहाँ पर केवल द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है। बर्फ़ के और पानी के रासायनिक गुणों में या उसके आंतरिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए वो कैसा परिवर्तन होता है बच्चों, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन हमेशा ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें किसी भी पदार्थ के आंतरिक गुणों का परिवर्तन होता है या कभी भी नए पदार्थ बने, तो ऐसा परिवर्तन आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो बात करते हैं बच्चों, मैंने कहा था रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पहली लाइन में, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है वो आपके रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हमने लिखा है बेटा, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो कहलाते हैं आपके अभिकारक। क्या कहलाते हैं बच्चों, अभिकारक। जैसे हम बात करें दूध से दही का बनना, तो यहाँ पर दूध क्या था बच्चों, आपका अभिकारक, और जो प्रोडक्ट बना है वो क्या होता है, आपका उत्पाद होता है। उसे बोलते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक, और जिनसे किसी पदार्थ की उत्पाद का निर्माण होता है वो कहलाते हैं उत्पाद। एक बार फिर समझ लीजिए बच्चों, जैसे श्वसन, सांस लेना, सांस लेने में बच्चों हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन होती है आपकी वो क्या होगी बच्चों, अभिकारक। और ऑक्सीजन के खाने के दहन से क्या बनता है आपका, CO2। क्या बनता है बच्चों, CO2। तो CO2 यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो श्वसन में हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कौन सी छोड़ते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो ऑक्सीजन गैस ली जाती है वो कहलाती है आपका अभिकारक, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है वो कहलाती है आपका अभिकारक। तो यहाँ तक बच्चों हमने 2 चीज़ें सीखी कि जब कभी नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है तो ऐसे परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं वे पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, तथा ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है वो उत्पाद कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया भोजन का पचना, भोजन का जो डाइजेस्टिव होता है जिससे ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स का आपका दहन होता है, उससे ऊर्जा मिलती है। तो श्वसन में मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लोहे पर जंग का लगना बच्चों, लोहे पर जंग के लगने का मतलब ये होता है कि लोहा होता है बच्चों Fe, क्या होता है, और जब इस पे जंग लगता है तो ये ऑक्सीजन और वायु से क्रिया करता है बच्चों, और ये बनाता है अपना ऑक्साइड। क्या बनाता है, अपना ऑक्साइड। और यही ऑक्साइड आपका क्या कहलाता है, लोहे पर जंग का लगना। मैग्नीशियम के फीते का जलना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, तो बच्चों मैग्नीशियम होता है Mg और जलने के लिए चाहिए ऑक्सीजन O2, तो जो बनेगा वो बनेगा बच्चों MgO। क्या बनेगा, MgO। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैग्नीशियम के फीते का जलना, आप सभी जानते हैं कि मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करते हैं Mg से, और जलने के लिए चाहिए ऑक्सीजन गैस, इसलिए Mg ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा बच्चों, अभिक्रिया करेगा और बनाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप देखिए बेटा एरो के बाद जो बना है ये कहलाता है आपका प्रोडक्ट। क्या कहलाता है बच्चों, प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। और जिन जिन चीज़ों की इसमें आवश्यकता पड़ी, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, वो कहलाते हैं आपके अभिकारक। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, तो रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रेक्षण होते हैं बच्चों वो अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन या गैस का उत्सर्जन। मतलब रासायनिक अभिक्रिया को आप किस तरीके से पहचान कर सकते हैं, ये कुछ
आपके पास 4 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं, या तो उनके रंग में परिवर्तन होता है, या टेम्परेचर में कभी परिवर्तन होता है, या गैसें बाहर निकलती हैं रिएक्शन में, या अवस्था परिवर्तन होता है। नीचे बच्चों आपको दिखाया गया है कि रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित आप किस तरीके से करते हैं। तो देखते हैं बच्चों रासायनिक परिवर्तन को हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। आप सामने देख रहे हैं बच्चों कि रासायनिक परिवर्तन जो होता है, यहाँ पर जो दिखाया गया है आपको, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ जो आपको दिखाया गया, जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों स्क्रीन पर, कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए आपको बताया गया कि किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर होते ही बेटा मैंने आपको शब्द समीकरण के रूप में लिख के दिखाया है कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, और जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल ये क्या हो गए बच्चों आपके अभिकारक, और बीच में आपको एरो दिखाया गया है, और एरो के बाद जो बनता है वो बना हुआ है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो शब्दों में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, अगर आप उसे रासायनिक समीकरण के रूप में लिखें, तो जैसा कि यहाँ पर क्या लिखा था बच्चों, जिंक, तो यहाँ पर हमने पहले क्या लिखा बच्चों, जिंक Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4, और सल्फ्यूरिक अम्ल को हमने यहाँ पर लिखा है H2SO4। प्रोडक्ट जो बना था एरो के बाद वो बना था जिंक सल्फेट, जैसा कि आप देख रहे हैं जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4, और क्या रिलीज हुई है बच्चों, H2। इस रिएक्शन को दोबारा देख सकते हैं आप कि जब हम Zn की रिएक्शन करते हैं बच्चों H2SO4 के साथ करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में ये जो H2 है ये रिलीज हो जाएगी और ZnSO4 बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, ZnSO4 प्लस H2, क्या बनेगा बच्चों, प्लस H2। तो रिएक्शन में बच्चों Zn जो है वो अभिकारक है, H2SO4 भी अभिकारक है, और एरो के बाद जो बने हुए प्रोडक्ट हैं, जो बने हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके उत्पाद। एक बार दोबारा समझ लीजिए, मैंने कहा था रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जिनमें कोई नया प्रोडक्ट बनता है, और रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ें होती हैं लिखने के लिए, एक एरो से पहले लिखा जाता है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में, और एक राइट हैंड साइड में। तो जो आपका हमेशा बाईं तरफ होता है, तो वो जो आपके लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं बच्चों अभिकारक, और जो राइट हैंड साइड की तरफ होते हैं वो होते हैं आपके उत्पाद। क्या होते हैं बच्चों, उत्पाद। आइए रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों, किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण आप देख पा रहे हैं कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, आप जो देख रहे हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक अभिक्रिया बच्चों किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, रासायनिक समीकरण के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। और रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक और अभिकारकों और उत्पादों को रासायनिक सूत्र को उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखा जाता है कि वो किस अवस्था में है, ठोस है, द्रव है, या गैस है। और रासायनिक अभिक्रिया में जो आवश्यक परिस्थितियां होती हैं वो होती हैं ताप, दाब और उत्प्रेरक। इन्हें बच्चों एरो के ऊपर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, एरो के ऊपर, या कभी कभी इन्हें एरो के नीचे भी लिख दिया जाता है। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के नियम, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के नियम। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से करते हैं। तो आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो बेटा रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने के लिए रासायनिक समीकरण का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित की जाती है। तो रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक और अभिकारक और उत्पाद को रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। दूसरी बात मैं बता रहा था बच्चों कि इनको ताप और दाब और उत्प्रेरक की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो आप तीर के ऊपर या नीचे लिखते हैं। आइए बच्चों बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का नियम, सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न। मतलब बेटा इस बात से ये होता है कि अगर आप 10 ग्राम अभिकारक लेते हैं तो आपको 10 ग्राम ही उत्पाद प्राप्त होगा। अगर आप 50 ग्राम लेते हैं तो 50 ग्राम उत्पाद प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हुआ अभिकारक और उत्पाद दोनों की मात्राएं हमेशा, जो दोनों का वेट है वो समान रहता है। जितना अभिकारक लिया जाता है उतना ही उत्पाद होगा। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। इसे ही हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहते हैं। मतलब अगर एक तरफ आपके 2 परमाणु हैं तो दूसरी तरफ भी टोटल परमाणु 2 ही होने चाहिए। तो चरणबद्ध संतुलित करना, किस तरीके से हम चरणबद्ध तरीके से संतुलित करते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों
हिट एंड ट्रायल मेथड, जैसा कि आप देख रहे हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो चरणबद्ध संतुलित करना। तो बच्चों चरण नंबर 1 में आपको दिखाया गया है कि रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें बच्चों बॉक्स बने हुए हैं, और आपको कभी भी इन बॉक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। बॉक्स के अंदर जो भी परिवर्तन आपको करने होंगे वो बॉक्स के बाहर करने होंगे। इसका बच्चों पॉइंट नंबर 2 आप देखने की कोशिश करेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 में हमने एक टेबल बनाई हुई है, आपको उसी प्रकार से ये टेबल कंप्लीट करनी होती है। समीकरण में उपस्थित दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, एरो से पहले और एरो के बाद जो भी परमाणु हैं वो आपको लिखने होते हैं। देखें बच्चे, एरो से पहले क्या है Fe, और एरो के बाद क्या है बच्चों H और O। तो 3 थे बच्चों, आपने वो तीनों के तीनों आपने यहाँ पर लिख लिए, Fe लिख लिया, H लिख लिया और O लिख लिया। तो हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड में Fe कितने बेटा 1, ये रहा। H कितने आपके पास 2, ये रहे। ऑक्सीजन कितना था 1, वो भी ये रहा। राइट हैंड साइड में देखा हमने Fe कितने थे बच्चों 2, Fe कितने बच्चों 2 Fe हैं। ऑक्सीजन कितने बच्चों आपके पास 3, कितने थे 3, और हाइड्रोजन जो आपके पास है बच्चों वो है 2। तो इनमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप इसे दोबारा से देख लें। Fe जो आपके राइट हैंड साइड में थे वो आपके Fe2 है इधर, और H जो है वो 2 है। मैं दोबारा से लिख देता हूँ बच्चों, Fe जो है हमारे पास वो 2 है, H जो है वो हमारे पास 2 है, और ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो है बच्चों 3। तो इन्हें किस तरीके से बैलेंस किया जाता है वो देखें। सबसे अधिक चरण वाले जो परमाणु हैं उनको देख लेते हैं। जैसे आपने देखा बच्चों कि यहाँ पर जो आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने बच्चों 4, और यहाँ पर कितना था ऑक्सीजन 1। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे बच्चों ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H के आगे बेटा कितने से मल्टीप्लाई कर दी 4 से, जिससे कि दोनों तरफ परमाणु आपके बराबर हो जाएं। दूसरी तरफ क्या था बच्चों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर कितने थे 2, और इधर कितने आपके 2, यानी कि हाइड्रोजन इस तरफ बच्चों कितने थे 2, इधर कितने थे 2, लेकिन ऑक्सीजन कितने थे 4, और इधर कितना था 1। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दी गई, 4 से गुणा कर दिया आपने लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन बेटा 4 से गुणा करने के बाद जो आपके हाइड्रोजन थे वो कितने हो गए 4, और यहाँ पर कितने हैं बच्चों 1। तो इस हाइड्रोजन के आगे भी कितना लिख दिया जाएगा बच्चों 4 लिख दिया जाएगा। कितना लिख दिया जाएगा 4। अब प्रॉब्लम आती है बच्चों ऑक्सीजन की। किसकी आती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कितने हैं Fe3O4, Fe3O4। सॉरी बच्चों, आप इस रिएक्शन को एक बार दोबारा देख लें, रिएक्शन लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। Fe प्लस H2O, ये जो आपका है बच्चों ये Fe2O3 नहीं है, ये जो कंपाउंड है आपका ये है Fe3O4। क्या है बच्चों Fe3O4। तो यहाँ पर सही सही लिखा है कि Fe कितने थे 3, ऑक्सीजन कितने थे आपके 4, और हाइड्रोजन कितने थे 2। इस हिसाब से बच्चों इसे बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो पहले बताया था उसे थोड़ा सा चेंज करना है। तो देखिए सबसे अधिक परमाणु वाले जो तत्व थे मैंने आपको बताया था, तो हम बच्चों यहाँ पर थे। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों 4, तो हमने इसे बैलेंस करने के लिए दोबारा से 4 से मल्टीप्लाई किया, और Fe ऑक्सीजन कितने थे बच्चों 4, तो ऑक्सीजन ये रहे आपके पास 4। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं Fe कितने थे आपके पास में 3, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी दिया। तो इस प्रकार से आपके जो सभी तत्व हैं उनके दोनों और परमाणुओं की संख्या कैसी हो गई है बच्चों बराबर। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। देखते हैं बच्चों रासायनिक अभिक्रियाओं को किस प्रकार से बैलेंस करते हैं। मैंने बताया था कि सबसे पहले उन्हें बॉक्स बना लीजिए, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या आपको लिखनी है बच्चों। कौन से बॉक्स में कितने परमाणु हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, राइट हैंड साइड में कितने परमाणु हैं। तो हमने देखा कि Fe बच्चों इधर कितना था 1, और दूसरा